इस टेस्ट मैच में 2 दिन गर्मी रही, धूप भी आती जाती रही, बादल भी रहे, लेकिन अब मौसम बिल्कुल बदला। ठंड हो गई, प्लेयर स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, हवा तेज चलने लगी, सब कुछ बदल गया। नहीं बदली तो सिर्फ एक चीज, बुमराह की एबिलिटी, उसका स्किल, उसकी परफॉर्मेंस। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई ये क्या बंदा है यार, इसकी तारीफें कर करके मैं थक गया हूं। सारी दुनिया को पता है ही इज बेस्ट इन द बिजनेस, और सबको ये पता है कि इसको इंडियन टीम चूम चूम के इस्तेमाल करती है। छोटे छोटे स्पेल होते हैं, आता है, विकेट लेता है और चला जाता है। तो भैया आप थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस दिखाओ, थोड़ी तैयारी करो, थोड़ा बचने की कोशिश करो। नहीं बच पाते। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज 14th फाइफर लगाया है इन टेस्ट क्रिकेट, 12 ऑफ देम आर इन ओवरसीज। कमाल की परफॉर्मेंस। कल जब मैंने कहा था कि एक अकेला शेर बाकी सारे ढेर, तो ऐसे ही तो नहीं कहा था। परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लीजिए। 5 for 83 बाय बुमराह। उसके बाद सिराज 2 for 122, कृष्णा 3 for 138। तो कोई मैच ही नहीं है ना। और शार्दुल को खिलाए ना खिलाए मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां आपके 7 बल्लेबाज कुछ नहीं करेंगे तो फिर 8वां भी कुछ नहीं करेगा। उससे उम्मीद लगा के आपने बिट्स एंड पीसेस में खिलाने की आपको क्या जरूरत है। एक स्पेशलिस्ट पे जाइए। मुझे समझ नहीं आता अब तक अर्शदीप का टेस्ट में डेब्यू नहीं हुआ है। वो बड़ा कमाल का साबित हो सकता था यहाँ पे। और उसको अगर बुमराह के अंडर खिलाया जाए, अंडर हिज विंग्स, जो बॉलिंग को जिस तरह से बुमराह लीड करता है, उसके साथ अर्शदीप को खिलाएं तो इनकी बॉलिंग में बड़ा फायदा होगा। अगर कुछ बुमराह को हो जाता है, इंजरी प्रोन तो है, तो ये तो बॉलिंग बिल्कुल टूथलेस नजर आएगी। ऊपर से कैचेस पकड़ने की तो हो ही नहीं रही इस मैच में। 6 कैचेस छोड़े इंडियन टीम ने, जो कि पिछले 5 साल में सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। फील्डिंग इंडिया की बुरी नहीं है, बट पता नहीं इस मैच में क्या हुआ है। और जायसवाल तो जैसे हाथों पे मक्खन लगा कर आए, और बॉल पकड़ भी उनका पीछा ज्यादा कर रही है, उन्हीं के पीछे पीछे जा रही है ज्यादा। खैर एनी हाउ, अगर अर्शदीप का ऑप्शन समझ में नहीं आता तो हर्षित राणा को भी खिला सकते हैं। यहाँ एक और तगड़ा बॉलर होना चाहिए, क्योंकि सिराज ने बिट्स एंड पीसेस में बॉलिंग अच्छी तो कराई है बीच बीच में, लेकिन जो एक सपोर्ट की बात है ना, कि बुमराह को एक सपोर्ट मिले, दूसरी एंड से विकेटें जा रही हों, वो नहीं हो रहा। एक अग्रेशन की बॉलिंग में कमी महसूस हो रही है। खैर, आज का दिन स्टार्ट हुआ तो 209 पर 3 थे, और जिस तरह से कल ओली पॉप खेले थे, आज तो ऐसा लग रहा था कि अगर उनको छोड़ दिया ना किसी ने खुला, तो कहीं वो डबल सेंचुरी ना कर ले। तो सबसे अच्छी बात हुई कि ओली पॉप जल्दी आउट हो गए, और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको आउट किया 106 पर। 276 पर बेन स्ट्रोक्स, जो कि थोड़ा सेटल हो चुके थे, उनकी विकेट गिरी। और फिर ऐसा लगा कि अब ये जो बारी है ना इंग्लैंड की, ये ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। बट हैरी ब्रुक्स ने जो उनको चांसेस मिले थे ना, उसका भरपूर फायदा उठाना था। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस! क्या ज़बरदस्त ये बंदा खेला है। कल मैं कमेंट्री में सुन रहा था, तो मार्क वुड कमेंट्री में थे, और उनका कहना था कि इस टीम में एक ही खिलाड़ी है जो प्रेशर नहीं लेता, बहुत रिलैक्स रहता है, और वो हैरी ब्रूक है। और उनकी आज की इनिंग से नजर आया क्या कमाल के स्ट्राइक रेट से खेला है ये बंदा। 88 का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान में तो हमें वनडे में भी नहीं मिलता, वो टेस्ट में खेल रहा है ऐसा। बट अनफॉर्चुनेट रहा कि 99 पे आउट हुआ। पहले उसने एक फ्लैश किया, उस पर मेरे दिल में हो गया कि भाई क्या कर रहा है, पहले 100 तो कर लो। लेकिन उसके बाद फिर पुल शॉट कंट्रोल नहीं कर पाया। और यहाँ जहाँ हम ख़राब फील्डिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कैच पकड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त ये इम्पॉर्टेंट विकेट थी। 99 पे आउट हुए हैरी ब्रूक। और इनकी ज़्यादातर परफॉर्मेंस जो है ना, वो ओवरसीज़ है। इसका 58 प्लस का एवरेज है। यहाँ होम में सेंचुरी बनाने का, अपने होम टाउन में सेंचुरी बनाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है, वो हैरी ब्रूक मिस कर गए। खैर, जो गलती इंडिया ने अपनी इनिंग में की थी ना, कि 7 विकेटें 41 रन पे गिरी थी, वो यहाँ इन्होंने नहीं की। सब ने अपनी तरफ से अपना रोल प्ले किया है कि लीड को ख़त्म करना है। वो सबका रोल था, चाहे वो जेमी स्मिथ के 40 हों, वोक्स के 38 हों, ब्राइडन कार्स के 22 हों, टंग के 11 हों, दे ऑल फॉट बैक। सब ने कोशिश की कि वो इसको लीड को कम से कम रखें, और ऐसा ही हुआ। 6 रन की लीड मिली। इन सब की परफॉर्मेंस की बदौलत 465 पर ऑल आउट हुई इंग्लैंड की टीम।
इंडिया ने आज के दिन के इख्तिताम में एंड में बारिश हो गई थी तो मैच खत्म हो गया। आज के इख्तिताम पे 90 फॉर 2 थे, जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हुए और साइद सुदर्शन बहुत अच्छा खेल रहे थे, 30 रन की बड़ी अच्छी नॉक खेली लेकिन वो भी आउट हो गए। केएल राहुल लुक्स वेरी इंप्रेसिव, कवर ड्राइव में बड़ी कमाल की खेल रहे हैं, 47 पे नॉट आउट है और साथ में गिल जो है वो अभी 6 पर नॉट आउट है। तो ये पैर बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो गेम की सर्कमस्टेंसेज है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है राहुल की विकेट, गिल की विकेट और पंत की विकेट बहुत मैटर करेगी। अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या स्कोर है जो कि इनफ होगा। मेरे हिसाब से 90 तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, तो तकरीबन कोई 210 215 रन अगर यहाँ से इंडिया मज़ीद करता है, 300 प्लस पे जाता है तो गेम ऑन है। इससे कम में बात नहीं बनेगी क्योंकि ये जो इंग्लैंड टीम है और जो इनकी बेसबॉल वाली स्ट्रैटेजी है, जो भी टारगेट होगा दे विल गो फॉर इट, दे डोंट लुक फॉर ड्रॉ। उनको ड्रॉ पसंद ही नहीं है और हमारे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है। हमारे लिए तो वैसे ऐसे टारगेट देते थे कि वो डैंगलिंग कैरेट जिसे कहते हैं कि उसके पीछे पीछे हम आए और हम फंस जाते थे। तो इंग्लैंड की टीम विल गो ऑल आउट फॉर द रन चेस, वो टारगेट को चेस करने ही जाएंगी। बात यह है कि पिच में वेयर एंड टेयर बहुत होगी और मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। तो गेम ऑन है मेरे हिसाब से 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया। बस इंडिया ने कल जो है वो नर्व्स पे काबू रखना है और ये दुआ मांगनी है कि मौसम, क्योंकि इंग्लैंड के लिए तो मशहूर है नीचे नहीं देखना ऊपर देखना है, अगर बादल आ गए मौसम चेंज हो गया वो एक अलग बात है। अदरवाइज चांसेस अभी भी मुझे इंडिया के ज़्यादा लग रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।